हेलो एवरीवन, एडुअडेप्ट बाय नेरा सर वेलकम जी ऑल। आज से हम अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले, प्लीज़ लिसन टू मी। जैसे कि मैं एक एक्टिव एजुकेशनिस्ट हूं, तो मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की डेली क्लास इवनिंग में लेकर के आऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जीएसटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो दिसंबर मंथ में 3 महीनों के निचले स्तर को छू गया है। अगर दिसंबर मंथ के कलेक्शन की बात करें तो ये अपना 1,64,800 करोड़ रुपीज रहेगा, जो कि नवंबर मंथ से 1.8% कम है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये 7वां ऐसा महीना है लगातार जब हमें 1.6 लाख करोड़ से ज़्यादा का सरप्लस जो इनकम है या रेवेन्यू है वो मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV C58 एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मंडे को ये न्यू ईयर के ओकेजन पर लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा स्पेस के अंदर एक्स-रे को स्टडी करना। PSLV की ये 60th जो फ्लाइट है वो कह सकते हो, यानी कि बहुत ही यूजफुल और रिलायबल अपना ये रॉकेट सिस्टम है, जिसका यूज इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए करता है। और ये अब तक का इसका 60वां मिशन रहेगा। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यानी जो श्री हरिकोटा के अंदर है, वहाँ से लॉन्च किया गया। और लगभग 22 मिनट के बाद इसने एक्सपोसैट को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर स्थापित कर दिया, यानी वहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया। और इसका जो इंक्लिनेशन है, यानी झुकाव है, वो ईस्टवर्ड है। ईस्टवर्ड यानी हल्का सा पूर्व की तरफ झुका हुआ है। इसी लॉन्च के साथ जो इंडिया है वो एक एलीट कंट्रीज की कैटेगरी में आ गया है। अब ये ऐसे स्पेस मिशन भी भेज रहा है जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज यानी ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जो है उनको स्टडी करता है। इससे पहले जो नासा है वो इस काम को करता आ रहा है। तो इंडिया जो है वो सेकंड ऐसा देश बन गया है जो स्पेस की ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को भेजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मंडे को डिक्लेयर किया कि कनाडा के अंदर रहने वाला, कनाडा बेस्ड जो गोल्डी ब्रार है, जिसका पूरा नाम सतविंदर सिंह है, वो इंडिविजुअल टेररिस्ट कहा जाएगा और उस पर UAPA लगा दिया गया है। UAPA की फुल फॉर्म रहेगी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट CAQM, जो कि मंडे को बैन उसने वापस ले लिया है। अब तक मैं बता देता हूं कि NCR के अंदर कंप्लीट बैन लगा हुआ था कि वहां पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। BS3 तक के जो पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स हैं और BS4 जो डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, उनकी एंट्री पर बिल्कुल पाबंदियां लगी हुई थी। अब द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये पाबंदियां वापस ले ली है, क्योंकि एयर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। अगर AQI की हम बात करें, अगर अपनी रीडिंग 401 से 450 तक आती है तो उसको सीवियर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, यानी बहुत ही गंभीर अवस्था के अंदर उस एयर क्वालिटी को माना जाता है। तो ये सीवियर कैटेगरी के अंदर उस समय एयर क्वालिटी थी, इसलिए बैन लगाई गई। चलिए तृणमूल कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो संस्थापक है वो ममता बनर्जी रही हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1988 को की गई थी, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गई थी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में इनका बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंट रोल रहा है और इनकी ही लगभग गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के बारे में बात करें तो उनका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक जॉइंट वेंचर है जो मुंबई की स्लम को रिहेबिलिटेशन करने के बारे में है, यानी मुंबई स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर के ये वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं और इसके पार्टनर रहेंगे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और डिजाइन करने वाले रहेंगे ससाकी, कंसल्टेंसी फर्म रहेगी ब्यूरो हैपोल्ट। इनके बारे में अभी हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी मुंबई की जो धारावी स्लम है उसको किस तरीके से पुनः रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, बसाया जा सकता है, उस बारे में ये सब चल रहा है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सोशल हाउसिंग और स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के तौर पर मुंबई में जाने जाते हैं। सासाकी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन फर्म है, यूएस से है, और ब्यूरो हैपोल्ट जो है वो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म है यूके से। और ये जो दोनों फर्म है वो अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए पूरे विश्व भर में जानी जाती है। तो इनकी हेल्प से स्लम का रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर लिमिटेड को बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपर जो कि फोर्थ एडिशन है, फोर्थ एडिशन किसका है, प्रॉपर्टी गुरु एशिया प्रॉपर्टी अवार्ड्स जो कि बैंकॉक में हुआ है, उसमें इनको विनर बनाया गया है। यानी डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर को सस्टेनेबल डेवलपर का अवार्ड दिया गया है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। जेरेमी विलियम्स जो है प्रॉपर्टी गुरु ग्रुप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। अगर जगन्नाथपुरी टेंपल की बात की जाए तो एक नया ड्रेस कोड सामने आया है जिसमें कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु शॉर्ट पहन करके नहीं जा सकता, स्कर्ट नहीं पहन करके जा सकता और स्लीवलेस ड्रेस पहन करके नहीं जा सकता है। तो जगन्नाथपुरी ने अपना ड्रेस कोड लॉन्च कर दिया है। द नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने कहा है कि पूरे भारत भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है, लेकिन यूपी के अंदर अपराध बढ़े हैं। यूपी के अंदर अपराध बढ़े हैं। ओवरऑल थ्रू आउट इंडिया महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है, ऐसा कहना इसका है, एनसीडब्ल्यू का है। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज तो अभी न्यूज में रहा है, क्योंकि आपको पता है जापान के अंदर भूकंप आया और भूकंप कितना मैग्नीट्यूड के का था वो भी आपको पता होना चाहिए। 7.6 रिएक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड मापा गया। और उसके बाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने अनाउंस किया कि भारत के अंदर सुनामी का कोई खतरा नहीं है। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो आप कह सकते हो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करती है और प्रगति नगर हैदराबाद के अंदर इनका हेडक्वार्टर्स है और इसकी स्थापना जो है वो 1999 के अंदर की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसर है, यानी लोहा यस प्रोड्यूसर जो एक कंपनी है, और वो रहेगी एनएमडीसी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जो कि एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है या कंपनी है। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। तो आप याद रखिएगा, एनएमडीसी ने लोहा यस के अंदर बहुत ज़्यादा जो आउटपुट है उसको दर्ज किया है, यानी उसके उत्पादन को बढ़ाया है इन्होंने। इसके साथ साथ सेल्स में भी 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में छठा ये साल है, 6 साल में सबसे ज़्यादा जो इंडियन बॉन्ड है उसके अंदर विदेशी पैसा आया है। तो याद रखिएगा, 6 सालों में सबसे ज़्यादा इंडियन बॉन्ड के अंदर पैसा अब फॉरेन जो मनी है वो आई है। नोबेल पीस विनर जो है मोहम्मद यूनुस, उनको बांग्लादेश में आरोपी बनाया गया है लेबर लॉ केस के अंदर। अब मोहम्मद यूनुस जो हैं वो 83 ईयर्स ओल्ड हैं और वो जाने जाते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बैंक के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों को, गरीबों को उस गरीबी के जंजाल से निकाला है, उनका जीवन स्तर सुधारा है। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उन पर आरोप लगाया है कि वो गरीबों का खून चूस रहे हैं, इसलिए उनको आरोपी बनाया है। और ये किया है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। डेविड वार्नर, जैसा कि आप जानते हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो कि ओपनर हैं, उन्होंने अब इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 112वां और अपना अंतिम टेस्ट खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ अपने घर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और जो कि वेंसडे से शुरू हो रहा है। ये उन्होंने पर्सनल रीजन से डिसीजन लिया है। और इस खिलाड़ी के बारे में याद रखिएगा, क्वितोवा एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ समय के लिए टेनिस खेलने से कह लीजिए पीछे कदम ले लिए हैं। वो कह रही हैं कि मैं कुछ समय तक टेनिस नहीं खेलूंगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्वितोवा, क्योंकि ये न्यूज में है इसलिए पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में कि क्वितोवा कौन से खेल से संबंधित है या किस देश से है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और टेनिस खेलती हैं। इसके साथ साथ श्रुति और प्रिया जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। एन अजित ने 302 किलोग्राम का भार उठाया है, वेट लिफ्टर हैं ये, और पुरुषों के 73 केजी के टाइटल में ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को उन्होंने जीता है जो कि ईटानगर में ऑर्गेनाइज की गई थी। सो लेट्स मूव ऑन। केन्या की चेबेट ने महिलाओं का 5 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, यानी रनिंग के अंदर उन्होंने ऐसा किया। एथलीट हैं ये, और इनकी जो एज है वो 23 ईयर्स हैं। उन्होंने 14 मिनट 13 सेकंड के अंदर जो है इस रेस को कवर किया, और पूरे विश्व भर में केवल एक ऐसी महिला है जिन्होंने ये कारनामा अब तक किया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था 14.29 सेकंड, 14 मिनट आप ऐसा कह सकते हो, 14 मिनट 29 सेकंड का जो रिकॉर्ड था वो इथियोपिया की सेनबरे तेफरी के नाम था, जो सितंबर 2021 में उन्होंने हासिल किया था। उस रिकॉर्ड को उन्होंने क्रैश कर दिया है और अब ये रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। द टेडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, टेडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1955 के अंदर बनाया गया था। द पंजाब गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय बाइंग द चीपेस्ट प्राइवेट गोविंद साहिब थर्मल पावर रोपर, पंजाब के अंदर है। देखिएगा थर्मल पावर प्लांट है ये एक्चुअल में, गोविंद साहिब थर्मल पावर प्लांट जो कि रोपर पंजाब में है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे चीपेस्ट प्राइवेट पावर प्लांट उन्होंने खरीदा है, और इसके लिए उन्होंने 1.080 करोड़ रुपीज दिए हैं, जो कि भारत में अब तक की सबसे सस्ती डील है। अगर हम वृंदावन में चलें तो वृंदावन की बात करते हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए सबसे पहला सैनिक स्कूल देश में बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही स्टडी करेंगी। ठीक है ना, तो वृंदावन में ये पहला स्कूल इस तरह का बनाया गया है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जापान में बहुत ही बड़ा भूकंप दर्ज किया गया, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 7.6 दर्ज की गई है। इसरो ने गगनयान जो है एक्सपोसेट को लॉन्च कर दिया गया है, जो एक्सरे पोलरीमीटर जो सैटेलाइट है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो इस बारे में भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो गगनयान ईयर के तौर पर इसको इसरो जो है वो सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए वो 1 जनवरी को उन्होंने जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। सो दैट्स इट एवरीवन। और चलिए कुछ एक और करंट अफेयर है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया स्पर्ड मीनिंगफुल एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इसको जो COP28 है उसमें बड़ी मजबूती से भारतीय सरकार ने रखा है। देखिएगा कि भारत ने बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल पाने का प्रयास किया है,
उसमें सफलता भी हासिल की है, एंड इन्हांस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन 2023। बट क्रिटिसिज्म अरोज रीडिंग द चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। जब चीता को ट्रांसलोकेट किया गया तो उससे इसकी आलोचना भी बढ़ी है। चेंजेस इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉज, क्योंकि जंगल और बायोडाइवर्सिटी जो लॉज हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव इस दौरान किए गए। एट COP28 क्लाइमेट समिट जो कि दुबई में हुई, जो हम पहले भी इससे पहले जो करंट अफेयर की क्लास हुई उसमें हम कर चुके हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, उन्होंने कहा है अमीर राष्ट्रों से, यानी जो डेवलप्ड नेशन है उनसे कहा है कि आप अपना जो कार्बन स्पेस है उसको खाली छोड़ दें बाय अचीविंग नेगेटिव कार्बन इमिशंस, यानी आपको तो नेगेटिव कार्बन इमिशन लेना चाहिए, और नॉट मेरली रीचिंग नेट जीरो बाय 2050। तो भारत ने ऐसा कहा है कि केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कार्बन इमिशन को 2050 तक जीरो ही करोगे, आप इसको खाली छोड़ दें। खाली किसके लिए छोड़ दें? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खाली छोड़ दीजिए। India also submitted its third national communication to the UN Framework Convention on Climate Change on December 9, और इसमें उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू इट द कंट्री रिड्यूस्ड GDP इमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। तो उन्होंने कहा है कि GDP का जितना जो इमिशन होता है, यानी CO2 का, ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन होता है, उसमें लगभग 33% की कटौती उन्होंने की है, और लगभग अपने टारगेट से वो 11 साल आगे चल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात रखी है। और जो टाइगर का नंबर है वो शिवालिक हिल्स गैंगेटिक प्लेन्स में बढ़ गया है, सेंट्रल इंडिया में ये बढ़ा है, और सब अर्बन में ये बढ़ा है। तो याद रखिएगा, टाइगर की जो संख्या है वो शिवालिक हिल्स गैंगेटिक प्लेन में बढ़ा है, सेंट्रल इंडिया में बढ़ा है, सब सुंदरबंस में बढ़ा है, सुंदरबंस में भी ये बढ़ा है। लेकिन वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स है वहाँ पर इनका हैबिटेट लॉस हुआ है, यानी जंगलों का कटाव हुआ है और इनका शिकार भी हुआ है, इसलिए जो टाइगर है वहाँ पर कम हुए हैं। कहाँ कम हुए हैं? वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ये कम हुए हैं। लेकिन शिवालिक हिल्स गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया और सुंदरबन में इनकी संख्या बढ़ी है। और भारत ने दूसरा सबसे गर्म जो साल है वो 1 जनवरी को विटनेस किया 2024, यानी 1 जनवरी 2024 को सेकंड वार्मेस्ट ईयर इंडिया ने विटनेस किया है, अगर हम 1901 के आंकड़ों के हिसाब से कैलकुलेशन करें। इससे पहले 2016 सबसे ज़्यादा जो गर्म ईयर है वो माना जाता है। सो दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड।